Good morning to all my dear students. Today we are going to start our new chapter ionic equilibrium. तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ा था और थोड़ा सा बस हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की जानकारी होनी चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये भी, है ना। थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड वाला चैप्टर है, इसमें तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आसान सा ही चैप्टर है। तो पहले तो हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले मैं थोड़ा सा बस बताते हुए चलूं कि क्या चीज़ हमें करनी है। तो जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड फॉर द मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इनमें हमने जनरली किसके लिए बात की थी? केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो रहा था वो किनके लिए हो रहा था? हमारा मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए हो रहा था। और चूंकि इस प्रेजेंट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम कौन से रिएक्शन के लिए इस्टेब्लिश होगा? आयोनिक रिएक्शन के लिए। तो पहले तो इतना ध्यान रखो बस, ठीक है, कि आयनिक इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर भी हमने पढ़ा था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता था दैट इज इस्टेब्लिश फॉर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे N2 प्लस 3H2 गैस का जो रिएक्शन होता था वो क्या देता था? अमोनिया देता था 2NH3। तो ये देखो इनके बीच में मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता था मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बीच में, उसको हम लोग क्या लेते थे? केमिकल इक्विलिब्रियम में। चूंकि ये चैप्टर हमारे लिए अब कौन सा है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो इस्टेब्लिश होगा इक्विलिब्रियम वो किनके लिए होगा? आयनिक रिएक्शंस के लिए होगा, ठीक है ना। तो आयनिक रिएक्शंस के अंदर जो होता है, आयनिक रिएक्शंस होने का मतलब क्या? आयंस में टूटना चाहिए, है ना। जो भी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे? वाटर के अंदर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर देंगे। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या किया जाएगा? किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया जाएगा। जैसे ये सॉल्वेंट है और मैंने बताया था कि सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं दिया है तो सॉल्वेंट आपको हमेशा क्या लेके चलना है? वाटर। सॉल्वेंट आपको क्या मान के चलना है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। तो कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे? वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे। जैसे सपोज करो इसके अंदर हमने NaCl को डिजोल्व कर दिया, तो जैसे ही NaCl को डिजोल्व करेंगे तो इसमें किसमें टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस के अंदर। NaCl को डिजोल्व कर दो, चाहे HCl को डिजोल्व करोगे तो किसमें टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस। तो जब भी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग वाटर या किसी भी वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में क्या होता है? ब्रेक होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये है कि हमारे पास आयंस होना चाहिए और उन आयंस के बीच में आयनिक रिएक्शन होगा और उन आयंस में क्या दिखाई देगा? एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। जैसे फॉर एग्जांपल HCl ही है, तो HCl जैसे ही जाके टूटेगा तो किसमें किसमें टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस के अंदर। तो HCl में H प्लस और Cl माइनस के बीच में ये जो इक्विलिब्रियम इस तरीके से अगर दिखाएंगे तो बेसिकली एक आयनिक रिएक्शन कहलाएगा और ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली हमको क्या देखना है? आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में। और आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कब होगा इक्विलिब्रियम? ये देखो ये डिसोसिएटेड पार्ट बोलेंगे। ये पार्ट क्या हो चुका है? डिसोसिएट हो चुका है। और ये पार्ट क्या है? अनडिसोसिएटेड। ऐसा इक्विलिब्रियम जो अनडिसोसिएटेड पार्ट और डिसोसिएटेड पार्ट के बीच में बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो पहले तो मीनिंग समझे। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब डिसोसिएटेड पार्ट और अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब कोई चीज डालने के बाद डिसोसिएट क्यों होती है वो तो हमने पढ़ा ही है सब, है ना। कि जैसे हमने NaCl को डाला तो Na प्लस को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। Na प्लस आयन को क्या करेंगे? चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, है ना, अपना निगेटिव पोल के साथ। और Cl माइनस जाएगा तो उसको पॉजिटिव पोल चारों तरफ से सराउंड कर लेता है इस तरीके से, है ना। तो इनका हाइड्रेशन हो जाता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है। तो अब सिंपली मैं आयनिक इक्विलिब्रियम को अगर डिफाइन करने अब चलूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग, तो आयनिक इक्विलिब्रियम किसे बोलोगे? डिफरेंस समझना। केमिकल इक्विलिब्रियम is established for molecular reaction and ionic equilibrium will be established for ionic reaction। और ionic equilibrium का मीनिंग क्या हुआ? अनडिसोसिएटेड पार्ट और डिसोसिएटेड पार्ट के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बस सिंपली हम लोग ये डिफाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम established between equilibrium established between dissociated parts। और डिसोसिएटेड पार्ट्स का मतलब हमारे लिए क्या? आयंस,
है ना, जो आयंस के पार्ट में टूट रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश, ये डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट दैट इज आयंस हम लोग बोल सकते हैं एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट equilibrium established between dissociated part and undissociated part is known as ionic equilibrium। ठीक है, equilibrium established between dissociated parts and undissociated part is known as ionic equilibrium। जैसे हम लोग लिखने के लिए लिख सकते हैं, कोई भी अगर मान लो हमारे पास ए बी टाइप का सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस देखो आयनिक आयंस में टूटेगा ही कब, जब उसको हम लोग किसी सॉल्वेंट में डालेंगे। और सॉल्वेंट में डालोगे तो हमेशा आप देखना कि कॉर्नर में AQ लिखा रहेगा। AQ मतलब क्या, उस AB टाइप के कंपाउंड को हमने उठा के किस में डाल दिया है, किसी एक्वस में डाल दिया है। जनरली एक्वस लिखा हुआ मिलेगा हमें, और नहीं दिया है तो 99% हमेशा वो क्या होता है, वाटर ही होता है। तो आप जैसे AB को उठा के एक्वस में डाल दिए, तो जैसे एक्वस में डालोगे ये क्या करेगा, अपने आयंस में टूटेगा। तो ये A+ एक्वस में टूट गया सपोज करिए, और B- एक्वस, है ना। एक्वस क्यों, क्योंकि पानी चारों तरफ से आके क्या कर लेता है, घेर लेता है। तो ये वाला पार्ट्स कैसे हो गए, इधर वाले पार्ट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाले जो पार्ट्स हैं दैट आर डिसोसिएटेड पार्ट्स हैं अपने, डिसोसिएटेड पार्ट्स। और डिसोसिएटेड पार्ट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयंस बोलते हैं। ठीक है, और ये इधर वाला जो सब्सटेंस है वो कैसा है हमारे लिए, अनडिसोसिएटेड पार्ट है, अनडिसोसिएटेड पार्ट। ठीक है, तो केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट्स एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट। डिसोसिएटेड पार्ट और अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है उसी को नोन एज आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्लियर हो गया ना, जो आयंस के साथ बनेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में होता था इक्विलिब्रियम, मतलब दैट रिएक्शन में भी गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम में ये दोनों टूट के आयंस में भी जा सकते हैं और आयंस वापस कंबाइंड होके रिटर्न भी आ सकता है। तो ये हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग था। ठीक है, अब यही जो सब्सटेंस हमने डाला है ना किसी चीज के अंदर, वो सब्सटेंस के टाइप्स हमें देखने हैं, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं, देखिए सब्सटेंस का है ना। तो अब हमें जो शुरू करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस की सब्सटेंस कितने तरीके के होते हैं। तो सब्सटेंस बेसिकली हमें दो तरीके का देखना है, ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी थोड़ा आइडिया ले लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। दो तरीके का सब्सटेंस देखना है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो अपने कंपोनेंट आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl को उठा के पानी में डालोगे तो Na+ और Cl-, तो एक तरीके का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग बस ये लिखेंगे विच dissociate into their component ions, जो अपने कंपोनेंट आयंस में टूट जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और कंपोनेंट आयन में कोई चीज अगर टूटेगी तो टूटेगा कब, कॉमनली ऐसे सब्सटेंस ही टूटेंगे जिनके अंदर किस टाइप का बॉन्ड हो, या तो उनके अंदर आयनिक बॉन्ड हो, जैसे NaCl हो गया आयनिक बॉन्ड रहेगा तो Na+ और Cl-। तो बॉन्ड किस तरीके का होना चाहिए, या तो आयनिक बॉन्ड हो या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, या तो आयनिक बॉन्ड हो उनके अंदर या फिर कैसा हो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो। जैसे आयनिक बॉन्ड की बात करो, जैसे एग्जांपल अगर कुछ मान लो कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल लिखो, तो आयनिक बॉन्ड वाले खूब बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास। NaCl जैसे हो गया, MgCl2 हो गया, इन सबको उठा के वाटर में डाल दो, क्या होगा, अपने अपने आयंस में टूट जाएंगे क्योंकि इनके अंदर कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सॉल्ट आप लिख सकते हैं। इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल बोलूं जैसे, तो HCl हो गया, HCl में देखो H हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के डिफरेंस के हिसाब से बॉन्ड डिसाइड होता है। तो HCl बॉन्ड कैसा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मतलब H+ और Cl- में टूटने वाला है। ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, इनके अंदर कैसा बॉन्ड है,
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से वाटर हो गया, H2O के अंदर भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो अपने कंपोनेंट आयंस में टूट जाते हैं, विच डिसोसिएट इनटू देयर कंपोनेंट आयंस, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड या फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो तरीके के बॉन्ड होने चाहिए, या तो आयनिक बॉन्ड हो सब्सटेंस के अंदर या फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में ले लेते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे कौन से होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलोगे बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो समझ गए हम लोग क्या होता है। अब दूसरा अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट पूछे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलोगे, ऐसा सब्सटेंस जो अपने कंपोनेंट साइंस में कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। तो इसमें बस ये लिख देंगे, विच डज नॉट डिसोसिएट, विच डज नॉट डिसोसिएट into their component ion, into their component ions, which does not dissociate into their component ions, जो अपने component ion में कभी भी डिसोसिएट ना हो, तो वैसे वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर रहेगा तो उसमें बॉन्ड किस तरीके का दिखाई देगा हमें, तो अगर आयनिक रहेगा तो टूट ही जाएगा, पोलर कोवेलेंट रहेगा टूट ही जाएगा। तो इसमें कैसा बॉन्ड होना चाहिए, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, मतलब उस बॉन्ड को पोलर नहीं होना चाहिए। कैसा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है सब्सटेंस के अंदर, कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऐसा सब्सटेंस कैसा आता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और एग्जाम्पल तो बता ही सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में सॉल्यूशन वाले में, जैसे यूरिया कैसा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या यूरिया का क्वांटम फैक्टर कितना लेते थे, 1 लेते थे हम लोग, क्यों क्वांटम फैक्टर 1 क्यों लेते थे, क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अपने कंपोनेंट साइन में डिसोसिएट होने वाला, डज नॉट डिसोसिएट, टूटने वाला नहीं है। लेकिन इनके लिए देखो वन टफ फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता था, जैसे इसका वन टफ फैक्टर कितना आता था, वन टफ फैक्टर मतलब समझ रहे हो, आई की बात कर रहा हूं मैं, आई, इसके लिए आई कितना आता था 2, इसके लिए कितना 3, इसके लिए कितना 2। हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर दिया हो तो आई कैसे निकालते थे, 1 + n-1 इंटू अल्फा से, है ना। तो इनके लिए वन टफ फैक्टर की कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे यूरिया आ जाता था अपने पास, है ना, यूरिया, ग्लूकोज, है ना, सुक्रोज एक्सेट्रा, ये सब जब हम लोग लेते थे तो इनका वन टफ फैक्टर कितना ले लेते थे, 1 ले लेते थे, क्योंकि ये किस तरीके का था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो एक से ज्यादा आयंस में टूटने वाला नहीं है। तो ये समझ गए, 2 तरीके का सब्सटेंस हमें पढ़ना है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा या पोलर कोवेलेंट होगा, एक से ज्यादा पार्ट में डिसोसिएट होगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा जो डिसोसिएट नहीं होगा। तो और डिसोसिएट ना होने के लिए बॉन्ड कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर कोवेलेंट, जिसमें एग्जाम्पल मेन हमें यही सब ध्यान रखने, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये कभी भी अपने आयंस में टूटने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका सबका वन टफ फैक्टर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेसिकली ये भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आई कभी 1 के बराबर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आई का इसमें रोल नहीं है इस चैप्टर में, फिर भी अगर उससे मैं लिंक कराऊं थोड़ा सा, तो इनका आई कभी भी 1 के बराबर इलेक्ट्रोलाइट का नहीं होता, सॉल्यूशन चैप्टर से लिंक कराते हो। और इनका आई जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, वन टफ फैक्टर 1 के बराबर, ठीक है। तो हमें तो जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, आयनिक इक्विलिब्रियम, हमें तो इक्विलिब्रियम पढ़ना है ना। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब कोई चीज टूटेगी तब होगा कि बिना टूटे ही बनेगा, जब तक वो डिसोसिएट नहीं होगा इंडिविजुअल अपने कंपोनेंट आयंस में, तब तक इक्विलिब्रियम होने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें प्रेजेंट चैप्टर में हमें पूरा किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का इस चैप्टर में कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कभी इक्विलिब्रियम होने वाला नहीं है। इक्विलिब्रियम होने के लिए तो क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोलाइट, ताकि वो अपने आयंस में टूटे और फिर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ले लेता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके के होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट भी बेसिकली 2 ही तरीके के होंगे, है ना। वो किस पे डिपेंड करेगा, इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है वो 100% होगा तो उसको स्ट्रांग बोलते हैं, और जिनका 100% नहीं होता उसको वीक बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, की इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके के, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो तो हमें इलेक्ट्रोलाइट से डील करना है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम बनने के लिए तो इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए जो पार्ट डिसोसिएट होगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखो बेटा सिंपल है एकदम। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो दो तरीके के हैं। कैसे दो तरीके के डिसाइड करेंगे? ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वांटा फैक्टर में यूज करते थे ना, इसके बेसिस पे अगर किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, जैसे NaCl को जब वाटर में उठा के डालोगे ना तो Na प्लस और Cl माइनस में 100% टूट जाता है, लेकिन HCl को डालोगे ना तो जरूरी नहीं है HCl 100% H प्लस और Cl माइनस में जाए, ठीक है ना। तो जो चीजें जैसे HCl तो खैर स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है तो ये तो टूट जाएगा। कुछ ऐसे जैसे HF हो गया, तो HF हमारे लिए वीक एसिड होता है HF, तो HF को अगर उठा के पानी में डालोगे ना तो ये 100% H प्लस और F माइनस में टूटने वाला नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है ना, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे होता है। तो ये हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बता दिया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता था? किसी सब्सटेंस के एक मोल का कितना डिसोसिएट होता है, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो जाता है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे। मतलब ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है ना, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला होता है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग अब जनरली SE लिखेंगे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग किसको बोलोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाए? 100%। मतलब उसको वाटर में डाला नहीं कि वो पूरी तरह से टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए 100%। तो हम लोग यही बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट विच आर 100% आयोनाइज्ड। इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर 100% आयोनाइज्ड। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयोनाइज्ड हो जाता है। तो 100% आयोनाइज्ड होने का मतलब इनका आयोनाइजेशन कितना रहेगा? 100% आयोनाइजेशन होगा। 100% आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब समझ रहे हो ना, आयंस में टूटना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर 100% आयोनाइज्ड, मतलब 100% आयोनाइजेशन हो। और 100% अगर आयोनाइजेशन होगा तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें पता ही है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो वो 100% आयोनाइजेशन होगा और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना होगा? 1 के बराबर। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा 100% आयोनाइजेशन होते हैं और उनके अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 1। कैसे? जैसे रिएक्शन से अगर समझना हो, जैसे मान लो AB कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हमेशा एक्वस लगा ही रहेगा। देखो अभी तो शुरू में हम लोग एक्वस लिखेंगे भी, बाद में ये चैप्टर में यही अंडरस्टैंडिंग है कि हमेशा एक्वस फेज में ही होना है। तो बाद में हम लोग एक्वस भी टाइम बचाने के लिए हटा देंगे, है ना। एक्वस नहीं भी लिखा है तो भी आपको मान के ही चलना है कि AB को कहाँ डाला गया होगा? किसी सॉल्वेंट के अंदर ही डाला गया है, ठीक है ना, क्योंकि बिना सॉल्वेंट में डाले आयंस में टूटने वाला नहीं है। तो चूंकि ये अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मान लो AB एक्वस, इसको मान लो मैंने बोल दिया एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयोनाइज्ड होते हैं ना। तो जो चीज अगर 100% आयोनाइज्ड हो जाती है, आप देखे होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा होगा, अल्फा की जो वैल्यू होती है इट इज इन बिटवीन 0 and 1। अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 से क्या होती है? बीच में होती है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 हुआ तो 0 होने का मतलब रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड। रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। अल्फा 0 होने का मतलब क्या है भाई? कि कोई डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। और अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो 1 होने का मतलब क्या हो गया? रिएक्शन इज कंप्लीटेड। रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो चुकी है? कंप्लीट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें? केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सब पढ़े हम लोग। अगर अल्फा की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होता है? कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और अल्फा की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हो चुका है? कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अल्फा की अगर वैल्यू इन बिटवीन 0 and 1 आए, इसका मतलब रिएक्शन में क्या है? इक्विलिब्रियम अभी बना हुआ है, ठीक है। तो अगर
हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयोनाइज्ड होंगे। तो अगर ए भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% आयोनाइज्ड होगा, तो इसमें कैसा एरो दिया जाएगा, इरिवर्सिबल एरो दूंगा मैं, रिवर्सिबल वाला एरो नहीं दूंगा, डबल एरो नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पे। क्यों डबल एरो यहाँ पे क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये 100% टूट गया ना। 100% टूटने का मतलब क्या हो गया, अब रिएक्टेंट पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो ए बी को डाला तो ये किस में टूटेगा, ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, ठीक है ना। तो ये हमारे, अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते थे, टी बराबर जीरो। टी बराबर जीरो पे वहां पे हम लोग मोल्स लिखते थे, ए मोल्स, चूंकि यहाँ पे मोल्स नहीं, यहाँ पे वाटर में डाल दिया है, एक्वस फॉर्म में है ना हमेशा, तो क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन। तो नोटेशन क्या होता है, सी। तो मान लो ए बी का कंसंट्रेशन कितना हो गया, सी। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, सी मतलब कंसंट्रेशन है बेटा, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो हम लोग उसको सी लिख दिए। तो जब स्टार्टिंग टी बराबर जीरो करूंगा तो केवल और केवल क्या रहेगा हमारे पास, रिएक्टेंट होता है तो सी रहेगा। और इन दोनों को मैंने बताया था डैश डैश लिखने का मतलब, ना ए प्लस मौजूद होगा ना ही बी प्लस। फिर टी बराबर क्या आएगा इसमें, सीधे टी एंड आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 100% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है ना, डिसोसिएशन 100% है, इसलिए सिंगल एरो दिया। तो 100% जब खत्म हो जाएगा तो ए बी का कितना अमाउंट बचेगा, रिएक्टेंट खाली हो जाएगा, रिएक्टेंट का कोई अमाउंट नहीं बचेगा। ए प्लस कितना बचेगा, 1 मोल से 1 मोल, तो इसके सी कंसेंट्रेशन से इसका भी कितना कंसेंट्रेशन आएगा, सी। और बी माइनस का भी कितना कंसेंट्रेशन आएगा, सी, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात हो गई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो 100% क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब इनमें कोई इक्विलिब्रियम दिखाई नहीं देगा। तो क्या हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, नहीं। हमें जो पढ़ना होगा किसके बारे में पढ़ेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जांपल देख ले कि किनको किनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह लिया जाता है, सॉरी। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल कौन से आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जाम्पल में देखो बेटा, हमें इस चैप्टर में ना एसिड बेस और सॉल्ट, ये तीन चीजें पढ़नी, एसिड बेस और सॉल्ट, इन तीनों से काम चलना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन सी चीजें ली जाती हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को। अब जो मैं बता रहा हूं इनको ध्यान रखना है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास टोटल 6 एसिड्स हैं जिनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में लेते हैं। सबसे पहला है HClO4, ठीक है। नेक्स्ट है HNO3 और अगला है H2SO4, H2SO4। ये तीनों देखो है ना, HClO4, HNO3 और H2SO4, ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है, ये नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है और ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है। तो ये तीनों जो है बेटा, ये तीनों हमारे लिए कैसे हो गए, ऑक्सी एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड्स मतलब समझते हैं, जिनमें ग्रुप 15 या ग्रुप 16 के साथ हाइड्रोजन लगा होता है ना। तो जैसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, इसमें भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में जाओगे तो ये तीन तो ऑक्सी एसिड्स होते हैं जिनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में लेते हैं। और 3 हाइड्रा एसिड्स हैं। हाइड्रा एसिड में कौन कौन है, HI, HBr और HCl, ठीक है ना। ये तीन जो हैं, ये तीन हमारे लिए कैसे हैं, हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स। तो इन तीनों को बेटा हम लोग हाइड्रा एसिड्स मिले होते हैं और ये तीन ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ये 6 ही एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा कोई भी एसिड अगर आपको दिखाई देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, मतलब वो 100% आयोनाइज्ड होने वाला नहीं है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा है ना, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। वो लिख के नहीं देगा कि HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये इन्फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड ये तीन है, ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, HClO4, HNO3, H2SO4, और 3 हाइड्रा एसिड HI, HBr और HCl। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में। इनके अलावा कोई एसिड दिखाई देगा तो किस में जाएगा, वीक एसिड की कैटेगरी में। तो 3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है ना। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस की भी बात कर लें कि स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली ये है कि कौन कौन चीजें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगी। तो ये 6 एसिड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं अगर मैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस में देखो कौन कौन से बेटा ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग बेस जनरली आपको पता है बेस कौन बताता है, देखो ये नॉन मेटल्स हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर है ना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं,
नॉन मेटल्स के जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं या ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के, और जो बेस के होते हैं ना वो कैसे होते हैं, बेसिक। मेटल्स के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। तो मेटल्स में जनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में किसको किसको लेंगे, NaOH, पढ़ाई होगा आपने। एस ब्लॉक वाले काफी अच्छा मेटल्स होते हैं ना, तो NaOH हो गया, KOH हो गया, वो लीना की रब से फरियाद वाला जो ग्रुप है ना वही है, NaOH, KOH, RbOH, ठीक है, CSOH। तो ये चार तो हो गए ग्रुप 1 से, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। और इसी तरीके से तो ये चार ग्रुप 1 वाले हो गए, और 3 उसके होते हैं ग्रुप सेकंड के, कौन कौन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrO2 और BaOH ट्वाइस, ठीक है ना बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 6 जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। NaOH, KOH, RbOH, CSOH, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। मैग्नीशियम का इसमें नहीं लिया मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं होगा, लिथियम का नहीं लिया मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं होगा, ठीक है। तो 6 एसिड्स हो गए, और 3 कितने, 4 और 3 7 हमारे पास बेस हो गए। और आखिरी बात करें सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना, सब के सब सॉल्ट्स किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। जो भी सॉल्ट है, जैसे NaCl एक सॉल्ट है, NaCl को जैसे वाटर में उठा के डालोगे पूरी तरह से टूट जाता है ना। आप देखोगे NaCl को पानी में डालो तो पूरी तरह से घुल जाता है, मतलब उसका आयोनाइजेशन क्या होता है, 100%। तो सॉल्ट्स जितने भी है ना वो सारे सॉल्ट्स किस में आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और सॉल्ट्स में हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं, हमें 4 तरीके के सॉल्ट्स पढ़ने हैं। एक होता है NaCl, पहले नाम लिख देता हूँ फिर मैं समझा रहा हूँ, NaCl, CH3COONa, ठीक है, सोडियम एसिटेट, फिर NH4Cl, ठीक है, और लास्ट एक और CH3, 3 हुए ना, और लास्ट एक और सॉल्ट, 4 सॉल्ट हैं अपने पास, 4 ही तरीके के सॉल्ट हमें देखने को मिलेंगे, CH3COONH4। देखो इन चारों सॉल्ट में खास बात क्या है, NaCl कैसे बना होगा आपको पता है ना, सॉल्ट तो कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये तो हमें पता है ना। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट जो बना होगा ये NaCl, तो NaCl जाहिर सी बात है कोई एसिड और बेस रिएक्ट किए होंगे, तो NaCl के लिए कौन कौन से एसिड और बेस रिएक्ट किए होंगे, तो NaCl किससे रिएक्शन से बनेगा, NaOH बेस ले लो और HCl एसिड ले लो, सही है कि नहीं। देखो NaOH का Na आ जाएगा, HCl का Cl आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NaCl, और H2O बाहर निकल जाता है। तो NaCl किससे बना हुआ है, NaOH प्लस HCl से। तो HCl तो देखो किसमें, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब NaCl टाइप के सॉल्ट को बोला जाता है S से Sb। S से Sb का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ये NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। CH3CONa कैसे बना होगा, तो CH3CO एसिटिक एसिड पड़ा है ऑर्गेनिक में, CH3COH, और प्लस दूसरा क्या मिला होगा इसमें, NaOH। तो देखो CH3COH ये एसिड हो गया, NaOH क्या हो गया, बेस। NaOH तो हमने अभी लिख दिया, NaOH किस में, स्ट्रॉन्ग बेस में। क्या CH3COH कहीं एसिड में मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, कैसा एसिड होगा, वीक एसिड। और NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके के सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, WaSb। CH3COONO को क्या बोलेंगे, वीक एसिड। वीक एसिड CH3COH है, क्योंकि मैंने बता दिया इसमें इनके अलावा जो भी एसिड्स दिखाई देंगे वो सब कैसे होंगे, वीक। तो क्या इसमें CH3COH आया है कहीं पे, एसिटिक एसिड नहीं आया, मतलब वो कैसा होगा, वीक एसिड। और NaOH तो दिख रहा है आपको स्ट्रॉन्ग बेस में, तो WaSb। NH4Cl कैसे बना होगा, देखो NH4Cl कैसे बनेगा मिलके बताओ, हमें पता ही है NH4Cl बना होगा NH4OH प्लस HCl से। क्यों, NH4OH क्या है, NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। तो HCl तो अभी देखो HCl मैंने लिखा है किसके अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर, तो इसका मतलब HCl से Cl आया होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। और NH4OH क्या है, बेस है। क्या NH4OH कहीं लिखा है इसमें, मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। तो इस एसिड को कैसे लिखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, S से WB। एसिड कैसा है, HCl स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और बेस कैसा है NH4OH वीक है, तो S से WB बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट CH3CONH4 कैसे बना होगा ये भी बता सकते हो आप, कर सकते हो ना कैसे, CH3COH एसिटिक एसिड ले लिया, और प्लस NH4 किससे आया होगा निकल के, NH4OH से आया होगा, है कि नहीं।
ठीक है, CH3COOH प्लस NH4OH। तो ये एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड का H निकला होगा, NH4OH से OH निकला होगा, तो यहाँ का H और यहाँ का OH, यहाँ का OH और यहाँ का H मिलके वाटर निकाल लिया होगा, और सॉल्ट क्या बन जाएगा, CH3CO, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो CH3CONH4। तो इसको क्या लोगे, इसका नाम क्या दोगे बोलो। ये भी क्या ये कहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में NH4 CH3COH है, नहीं, तो इसका मतलब ये वीक एसिड है। NH4OH कहीं स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में नहीं, इसका मतलब एक ऐसा है वीक बेस है, तो इसको नाम क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा WaWb। ठीक है, तो ये 4 तरीके के सॉल्ट है बेटा। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। दूसरे सॉल्ट ऐसे होंगे जिनमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनेगा। एक ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, और एक चौथे तरीके का सॉल्ट होगा जिसमें दोनों पार्ट क्या होंगे, वीक। तो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सब सॉल्ट्स किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। सॉल्ट तो सारे किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। अब जो चैप्टर में हमें यूज होने वाला है वो कौन कौन से, 100 ज्यादातर 95% क्वेश्चन इस पे मिलेगा। एसिड में आप देखोगे तो हमें कौन सा एसिड ज्यादा दिखाई देगा, H2SO4 और HCl, तो ये 2 एसिड सबसे ज्यादा दिखाई देंगे क्वेश्चंस के अंदर। स्ट्रॉन्ग बेस में भी अगर मैं बताऊं तो बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस में जनरली हमें जो क्वेश्चन में देखने को मिलेगा वो NaOH और KOH देखने को मिलेगा। और सॉल्ट्स में तो ये चारों, जो मैंने चारों सॉल्ट्स बताए, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। सॉल्ट्स में तो ये चारों ही सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों सॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके एक टॉपिक ही आएगा इस चैप्टर में, तो ये चारों ही सॉल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बेटा, तो आई होप कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझे, जो 100% आयोनाइज्ड होगा। और 100% आयोनाइज्ड होने का मतलब ये हो गया कि जिनका अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी, 1, जिनमें हमें लेना है किसको, स्ट्रॉन्ग एसिड में ये होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में ये होते हैं, और सॉल्ट्स के अंदर 4 तरीके के हमें सॉल्ट्स पढ़ने हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड में मेनली H2SO4 HCl ज्यादातर मिलेगा क्वेश्चन में, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH और KOH मिलेगा, और सॉल्ट्स के अंदर तो ये चारों तरीके के सॉल्ट हमें मिल सकते हैं। तो ये हमारे किसके बारे में बात हो गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। चलो, तो ये हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो देख लिया कैसे है। अब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, सेकंड कैटेगरी, 2 तरीके का है ना, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स 2 तरीके के थे। तो एक हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख लिया, अब हम लोग देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को। तो जो सेकंड तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है, सेकंड इज आवर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग जनरली WE से लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलोगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या बोल दिया, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयोनाइज्ड होता है, जिसकी अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते होंगे जो 100% आयोनाइज्ड नहीं होते। तो इनमें हम लोग यही लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर electrolytes which are negligibly dissociated into their component ions in aqueous सॉल्यूशन। ठीक है ना, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड, मतलब इनका डिसोसिएशन कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी 1 से। नेग्लिजिबल डिसोसिएट होने का मतलब क्या, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटा होना 1 से। बहुत छोटा होने का मतलब क्या, 2%, 4%, 5%, 10% ऐसे होता है। तो हम लोग यही बोलेंगे कि नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड है। तो जैसे इसमें हमने क्या बोला, 100% आयोनाइजेशन होता है और अल्फा कितना होता है 1, लेकिन इनका कभी भी 100% आयोनाइजेशन नहीं होने वाला। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, नेवर 100% आयोनाइजेशन है ना, कभी भी 100% आयोनाइजेशन होने वाला नहीं है। और इनकी जो अल्फा की वैल्यू है, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, ध्यान रखना है ना। वेरी वेरी लेस देन 1 मतलब 5%, 2%, 15%, 20% ज्यादा से ज्यादा है ना, 20% तक है ना। कभी भी 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा। और अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है 1 से, और ये बहुत ज्यादा छोटी होती है 1 से, और ये अननोन होगी। ये वैल्यू क्या है, अननोन, जो हमें क्वेश्चन में खुद कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका होगा।
तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो नेग्लिजिबली डिसोसिएटेड होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो मतलब समझ गए थे ना, ऐसा जो 100% आयोनाइज हो रहा था, और ये क्या होगा, कभी भी 100% होने वाला नहीं है, और अल्फा की वैल्यू मच मच लेस देन क्या होती है, 1। अब जैसे इसमें अगर सेटअप करें हम लोग इक्विलिब्रियम टाइप का, तो देखो ए बी एक्वस है। अच्छा, क्या कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो पाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं, क्योंकि वो तो 100% आयोनाइज हुआ ना, और अल्फा की वैल्यू 1 होने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट। लेकिन इनमें क्या कभी अल्फा 1 से छोटा है क्या, 0 से छोटा होता है क्या? अल्फा की वैल्यू 0 से छोटी हो ही नहीं सकती। तो ए बी जो है, इसको जैसे ही पानी में डालोगे, ये कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। तो डिसोसिएट होकर सपोज करो ए प्लस और बी माइनस एक्वस में क्या होगा, ये डिसोसिएट हो गया। और जैसे अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड पार्ट में कुछ टाइम के बाद क्या स्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड में कुछ समय के बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज करना है। अगर जैसे t बराबर 0 पे बात करूं अगर मैं, ये हमारे लिए अब कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक में ही इक्विलिब्रियम बनेगा, स्ट्रॉन्ग में नहीं बनता, ठीक है। t बराबर 0 पे अगर इसका कंसंट्रेशन c ले लिया, तो उस समय a प्लस और b माइनस का कोई अमाउंट होने वाला नहीं है। और t बराबर क्या, इसमें t एंड लिखेंगे क्या, नहीं, इसमें t एंड मतलब कभी ये रिएक्शन कंप्लीट तो हुई नहीं, तो t इज इक्वल टू क्या लिखोगे, t इक्विलिब्रियम। और t इक्विलिब्रियम पे ab का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, c माइनस सी अल्फा, ठीक है ना। ये बताया मैंने आपको कि फर्स्ट स्टेप में हमेशा ए लेते हैं, सेकंड स्टेप में हमेशा ए माइनस ए अल्फा। तो चूंकि यहाँ पे ए नहीं होके मोल्स ना होके कंसंट्रेशन है, तो क्या लिखोगे, सी माइनस सी अल्फा। हमेशा रिएक्टेंट साइड में सी माइनस सी अल्फा ही आएगा, ध्यान रखना। पहले स्टेप में सी, सेकंड स्टेप में सी माइनस सी अल्फा। तो ये देखो ये खाली खाली थे, तो इसका कितना मतलब कितना कंज्यूम हुआ, इसका सी अल्फा कंज्यूम हुआ, तो इसके 1 मोल से 1 मोल बनते हैं। तो अगर इसका सी अल्फा खत्म होगा, सी में से सी अल्फा खत्म हो गया, तो इसका कितना बनेगा, सी अल्फा बनेगा, और इसका भी कितना बनेगा, सी अल्फा। अच्छा, अगर सपोज करो इसका कोएफिशिएंट 2 होता तो क्या होता, जैसे ये ए बी 2 रहा होता तो यहाँ पे 2 आता ना, तो 2 होता तो ये क्या हो जाता, 2 सी अल्फा हो जाता, ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको तरीका करने का। और सपोज करो यहाँ 7 रहता तो ये क्या हो जाता, 7 सी अल्फा हो जाता, ठीक है। अब ये इसको मैं इससे भी, ये क्या अल्फा कभी 1 के बराबर हो सकता है, ये अल्फा कभी भी 1 के बराबर तो नहीं है। अब इसको अगर स्ट्रॉन्ग से लिंक करोगे ना, तो देखो समझ जाओगे। स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा 1 था ना, तो अगर यहाँ पे 1 ले लो अल्फा की जगह पे, तो ये सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। और ये देखो सी इंटू 1 मतलब सी, सी माइनस सी कितना हो जाएगा, 0। तो स्ट्रॉन्ग के केस में देखो ये खाली हो जा रहा था, ये सी हो रहा था, ये सी हो रहा था। बात एक ही है ना, वही बात है, सेम, अलग डिफरेंस नहीं है कुछ। तो ये आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से, और इनके बीच में हमें एक इक्विलिब्रियम डिफाइंड होगा। तो क्या समझ में आ रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही डिफाइंड होगा, है ना, कि आयनिक इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट ही डिसोसिएट होकर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अब इनमें भी एग्जाम्पल्स की बात कर लें कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जिनको हमें ध्यान रखना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो देखो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे, जैसे क्लोरीन जो होता है ना, केवल एक ही ऑक्सी एसिड HClO4 नहीं बनाता है, HClO3 भी बनाता है, HClO2 भी बनाता है, HClO भी बनाता है। सल्फर जो है केवल H2SO4 नहीं बनाता है, H2SO3 भी बनाता है, H2SO5 भी बनाता है। नाइट्रोजन जैसे HNO3 है तो HNO2 भी बनाता है। तो जो इनके अंदर नहीं आए, जैसे HI HBr HCl, HF नहीं लिया ना इसमें मैंने, तो HF भी तो होता है, तो HF किस में आएगा, वीक एसिड के अंदर आता है। तो इनके अलावा जो बच जाते हैं ना, वो सब किस में आएंगे, वीक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड थे। तो अब एग्जाम्पल में बात करूं, तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग वीक एसिड को देख लेते हैं कि वीक एसिड किसको किसको लिया जाता है। तो वीक एसिड में किसको किसको लेना है, देखो HClO4 तो चला गया स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर, देखिए HClO4 कहाँ चला गया, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। HNO3 स्ट्रॉन्ग में, H2SO4 स्ट्रॉन्ग में। इनके अलावा जो इनके ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो किस में आ जाएंगे, वीक की कैटेगरी में आएंगे। तो देखो HClO4 के बाद क्या, HClO3 भी बनाता है, HClO2 भी बनाता है, और HClO भी बनाता है क्लोरीन के। तो HClO4 को छोड़ के ये बाकी जो 3 है ये किस में आते हैं, वीक एसिड के अंदर। इसी तरीके से H2SO4 को छोड़ दो सल्फर का, तो H2SO4 H2SO3 भी बनाता है, H2SO5 भी बनाता है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, वीक के अंदर। केवल H2SO4 स्ट्रॉन्ग में है, ठीक है। और इसी तरीके से HI HCl और HBr वो किस में आ रहे थे, HI HCl और HBr स्ट्रॉन्ग में आए थे। HI HCl और HBr स्ट्रॉन्ग में आ रहे थे, तो उसके अलावा एक HF बचा, तो ये किस में आएगा, वीक के अंदर आएगा। और इनके अलावा ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल
ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स आप पढ़ते हैं ना सब किस में आते हैं, वीक एसिड। कोई स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं है, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक की कैटेगरी में आते हैं। हम लोगों ने अभी, आपने जीओसी चैप्टर पढ़ लिया ना, तो जीओसी के अंदर आपने पढ़ लिया होगा ये सब चीजें कि कैस कौन एसिड अच्छा है कौन खराब है ना, एसिडिक बेसिक कंपेयर किया होगा, प्लस एम माइनस एम इफेक्ट वगैरह लगा के। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सब किसके कैटेगरी में आते हैं, वीक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक एसिड में आएगा, H2S हो गया वीक एसिड में ही आता है, CH3COH मतलब क्या, एसिटिक एसिड वीक में ही आता है ना, HCOOH फॉर्मिक एसिड वीक एसिड के अंदर ही आता है। इसी तरीके से बेंजोइक एसिड जैसे होता है, बेंजोइक एसिड कैसे बनाते हो, बेंजीन होता है ना, और COOH लगा देते हैं, बेंजोइक एसिड। ये सब जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड किस कैटेगरी में है, वीक एसिड में आते हैं। ठीक है ना, हर ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड में है। और इन 6 को छोड़ने के अलावा, इन 6 एसिड्स के अलावा, ये 6 एसिड्स के अलावा जितने भी एसिड्स आपको दिखाई देंगे वो सब किस कैटेगरी में है, वीक में। जैसे HClO3, HClO2, HClO4 को छोड़ दो तो, HNO3 को छोड़ के, HNO2 को नहीं डाला क्या मैंने इसमें, HNO2 को भी लिख देता हूँ, HNO2 भी लिख देता हूँ, देखो आगे लिख देता हूँ मैं आपका HNO2। HNO2 भी किस में आता है, वीक में। लेकिन HNO3 किस में आता है, HNO3 आता है हमारा स्ट्रॉन्ग में, HClO4 स्ट्रॉन्ग में, H2SO4 स्ट्रॉन्ग में। लेकिन इनके अलावा देख सकते हो आप, यहाँ से कंपेयर करो जरा, दोनों को कंपेयर करवा देता हूँ मैं साफ साफ। देखो HClO4 स्ट्रॉन्ग है केवल, और उसके अलावा HClO3, HClO2 और HClO ये क्या है, वीक है। ठीक, इसी तरीके से HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HNO2 क्या है, वीक है। और H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन H2SO3 और H2SO5 क्या है, वीक है। HI, HBr और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HF क्या है, वीक है। ठीक है, और इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सब किस कैटेगरी में, वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। समझे क्या बेटा? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये ध्यान रखना है, क्योंकि चैप्टर में काम पूरा हमारा एसिड बेस और सॉल्ट से ही चलने वाला है। तो ये हो गया वीक एसिड की कैटेगरी। अब बात कर लो थोड़ा वीक बेस की, बात कर ली जाए। वीक बेस कि वीक बेस में कौन कौन से आते हैं ना, तो वीक बेस के अंदर, वीक बेस में बस मैं एक ही चीज बताऊंगा, अमोनिया और उसके सारे डेरिवेटिव। एक चीज और मैं बता दूं, देखो जैसे हमने CH3COH लिखा था यहाँ देखो NH4OH लिखा था, है ना, ये अमोनिया का डेरिवेटिव ही तो है NH4OH। तो NH4OH कैसा था, वीक बेस। CH3COH कैसा था, वीक एसिड। तो देखो उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। तो जो वीक बेस की बात करूं तो वीक बेस में अमोनिया एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव, जितने भी डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव आर कंसिडर्ड एज वीक बेस। ध्यान रखना बेटा, है ना। अमोनिया और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। अमोनिया एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव आर कंसिडर्ड एज वीक बेस। जैसे अमोनिया को कभी भी आप NH3 लिखा हुआ इस चैप्टर में नहीं देखेंगे, क्योंकि NH3 इज नथिंग बट द अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्योंकि इस चैप्टर में तो आपको डील किस में करना है, एक्वस सॉल्यूशन में। और जैसे ही NH3 को एक्वस में डालोगे तो हमें पता है NH3 क्या करेगा, NH4OH बना लेता है ना। तो NH3 और NH4OH दोनों अलग चीजें नहीं है। इस चैप्टर में अगर कहीं अमोनिया लिखा है तो आपको अमोनिया को NH4OH समझ के चलना है ना। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, क्योंकि एक वीक बेस है, एक अमोनिया क्या है, बेस है। तो जो जनरली किस फॉर्म में मिलता है हमें, NH4OH। और अमोनिया तो हो ही गया, यही मेन एग्जांपल है, एक ही मेन ये एग्जांपल है। और इसके जितने भी आप डेरिवेटिव बना सकते हो सब किस में आते हैं, वीक बेस में। डेरिवेटिव बनाने का मतलब क्या है, जैसे NH2 NH3 है ना अपने पास, तो एक अमोनिया का हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से इस H को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, और यहाँ पे कोई ग्रुप ऐड कर देता हूँ। इस हाइड्रोजन को हटा दो और कोई ग्रुप ऐड कर दो, तो जो भी आपका बन सकता है ना, जैसे मेनी पॉसिबिलिटीज है। जैसे हाइड्रोजन हटा के मान लो अगर मैंने CH3 लगा दिया तो क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। ठीक है, CH3NH2 को क्या बोलोगे आप, मिथाइलेमीन बोलते हैं, मिथाइलेमीन। तो एक ऐसा हो गया हमारे लिए वीक बेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। चाहूं तो मैं इस हाइड्रोजन को हटा के NH2 लगा सकता था, इस हाइड्रोजन को हटा के ग्रुप NH2 लगा दिया तो क्या बन जाएगा, NH2 को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राजिन बोलते हैं, हाइड्राजिन। मैं चाहूं तो इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा सकता हूँ। फिनाइल ग्रुप मतलब समझते हो ना,
फिनाइल ग्रुप मतलब क्या, C6H5। फिनाइल ग्रुप मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब पता है ना आपको, C6H5 है ना, बेंजीन का डेरिवेटिव जो करते हैं हम लोग। तो फिनाइल ग्रुप अगर लगा दिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलने लगते हैं, एनिलीन। ठीक है बेटा। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे C2H2 अगर आप कर देते हो CH3 की जगह पे C2H5 अगर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इथाइलेमिन हो जाएगा। तो मेनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो भी आपका अमोनिया हो या अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं वो सब किस में आते हैं, वीक बेस के अंदर आते हैं। अब इंपॉर्टेंस वालों को मैं घेर देता हूं जरा। इसमें तो इंपॉर्टेंस यही है, NH4OH एक ही बताया मैंने, और इसके सारे डेरिवेटिव वीक बेस में आते हैं, तो ये ध्यान रखना। और जो हमारे वीक एसिड्स में जो जनरली हमें सबसे ज्यादातर देखने को मिलेगा वो हमें क्वेश्चन H2S पे मिलेगा, एसिटिक एसिड अभी आपने देखा ही CH3COH पे मिलेगा, और एक फॉर्मिक एसिड पे भी मिलेगा। तो वीक एसिड में हमें ये 3 मेन एग्जांपल ध्यान रखने हैं, है ना, H2S, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और वीक बेस में हमें NH3 NH4OH, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और किसको किस कैटेगरी में हम लोग लेते हैं। तो एक और मैं पार्ट ले ही लेता हूँ। जैसे अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है क्या है, थियरीज रिलेटेड टू एसिड एंड बेस, एसिड बेस से रिलेटेड थियरी पढ़ना है। तो आज एक थियरी, 3 थियरी हमें पढ़नी है, तो मैं आर्हेनियस का एसिड बेस थियरी आज कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, चलो। तो आर्हेनियस का एसिड बेस एंड थियरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा अब हम लोग देखते हैं थियरीज रिलेटेड टू एसिड बेस। टोटल 3 थियरी हैं, जिनमें से एक तो आज हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं, है ना, जो आपने 9th-10th में पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको। थियरीज रिलेटेड टू एसिड बेस, रिलेटेड टू एसिड बेस, एसिड बेस से रिलेटेड थियरीज। तो टोटल मैंने बताया 3 थियरी हमें पढ़नी है, जिनमें से जो सबसे पहली थियरी है इसको आपने पढ़ा होगा 9th-10th के अंदर। ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन को देता है उसको एसिड बोलते हैं, और ऐसा सब्सटेंस जो OH- को देता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। जो आपने पढ़ा है वही है, उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको आर्हेनियस थियरी बोल देते हैं, आर्हेनियस एसिड बेस थियरी, आर्हेनियस एसिड बेस थियरी। तो एकदम सिंपल सा है। तो आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी जो आपको पता है, ऐसा सब्सटेंस जो H+ देता है वाटर के अंदर उसको क्या बोलते हैं, आर्हेनियस एसिड। ऐसा सब्सटेंस जो OH- देता है वाटर के अंदर उसको क्या बोलते हैं, आर्हेनियस बेस। तो आर्हेनियस एसिड बेस थियरी में अगर हम लोग सबसे पहले आर्हेनियस एसिड को लिख लें, आर्हेनियस एसिड, तो देखो आर्हेनियस एसिड क्या होता है, एनी सब्सटेंस which gives any substance which gives H+ ions, any substance which gives H+ ions in water, कोई भी सब्सटेंस जो H+ ions वाटर में देता है इज नोन एज आर्हेनियस एसिड। ए लिख देता हूं मैं ना, एनी सब्सटेंस विच गिव्स H+ ions in water is known as आर्हेनियस एसिड। तो उसको हम लोग आर्हेनियस एसिड बुलाते हैं। अब आर्हेनियस एसिड में जैसे आप लोग देखोगे इस तरीके से, अब इसमें कुछ एग्जांपल की बात कर लें, जैसे ऐसा एसिड जो H+ देते हैं, तो इनमें जैसे हम लोग पढ़ेंगे मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मतलब जिनकी बेसिसिटी 1 हो, जो एक H+ देता है, मोनोबेसिक, या इसको हम लोग मोनोप्रोटिक भी बोलते हैं। मोनोबेसिक को मोनोप्रोटिक भी बोला जाता है, और मोनोप्रोटिक का मतलब होता है जो केवल 1 H+ देता हो, जो केवल कितना H+ देगा, एक H+ देगा, उसको मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक बोलते हैं। जैसे इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपको पता ही है HCl कितने H+ देगा, एक ही H+ देगा। इसी तरीके से HF, HBr, है ना, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं हमारे। अब हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं बेटा, वीक और स्ट्रांग नहीं देखना है। अब जैसे HCl तो क्या है, स्ट्रांग है, HF क्या है, वीक है, HBr क्या है, स्ट्रांग है। ऐसे एसिड जो केवल एक H+ देते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक बोलते हैं। और इनको अगर जनरल नोटेशन से दिखाना हो तो इसको हम लोग जनरली HA से डिनोट करेंगे, HA। कॉमन नोटेशन अगर बात की जाए तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, HA, जिसमें H छोड़ने का मतलब बताएगा एसिड है, और कैपिटल A लेटर हम लोग एसिड वर्ड के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मोनोबेसिक हो गया। इसी तरीके से जैसे डाइबेसिक भी होता है अपने पास, डाइबेसिक, या जिसको हम लोग डाइप्रोटिक भी बोलते हैं। प्रोटिक मतलब समझ रहे हो ना, प्रोटॉन छोड़ना। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+ का मतलब प्रोटॉन ही होता है ना।
तो डाई बेसिक बोलो या डाइप्रोटिक बोलो, तो डाई बेसिक या डाइप्रोटिक का मतलब क्या होगा, जिनके पास कम से कम कितने H+ छोड़ते हो, 2। ऐसा सब्सटेंस जो H+ देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। तो उसमें मोनो भी हो सकता है, वो डाई भी हो सकता है। मोनो मतलब 1 होता है ना, डाई बेसिक, डाई का मतलब 2 होता है, जो 2 H+ देते हैं। अब 2 H+ देने वाले जैसे H2S है, तो H2S कितने 2 दे सकता है ना, H2CO3 है ना, H3PO3। अब H3PO3 आप देखोगे कि अरे सर 3 हाइड्रोजन है तो ये तो 3 देगा, नहीं बेटा ये 3 नहीं देता, इसमें ऑक्सीजन से लगा हुआ ही हाइड्रोजन केवल निकलता है, और ऑक्सीजन से लगा हुआ कितने हाइड्रोजन है, केवल 2 ही हाइड्रोजन है। ये स्ट्रक्चर हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ली है। और इसको अगर जनरल नोटेशन की बात करें तो इसको कैसे दिखाओगे, H2A। कैसे दिखाया जाएगा इसको, H2A। जनरल नोटेशन इसका क्या होगा, H2A। H2A मतलब 2 हाइड्रोजन देगा, और A फॉर स्टैंड्स फॉर एसिड, ठीक है। और थर्ड की बात करो तो ट्राई बेसिक भी होता है। ट्राई बेसिक से ज़्यादा हम लोग नहीं जाते हैं ना, ट्राई बेसिक या इसको ट्राई प्रोटिक भी बोल सकते हैं। तो ट्राई बेसिक का मतलब क्या, जो 3 H+ देगा, कितने H+ देगा, 3 H+ जो निकालेगा। और इसमें हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, H3PO4। तो H3PO4 इंपॉर्टेंट है। और ट्राई बेसिक का मतलब ये 3 H+ देगा। और जैसे इसको जनरल नोटेशन अगर कभी हमसे बोलेगा तो हम लोग किससे दिखाएंगे, H3A से। जनरल नोटेशन क्या रहेगा ट्राई बेसिक के लिए, H3A। H3A का मतलब क्या, एक फॉर स्टैंड्स फॉर एसिड, और H3 मतलब 3 H देगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन है ना H3PO3, तो H3PO3 का आपको बेटा स्ट्रक्चर मालूम है कि नहीं मालूम है, चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे। देखो H3PO4 का हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O, फिर OH, ठीक है, इधर भी OH, और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा होता है ना। देखो 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया H3, एक फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन। तो ठीक है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, और एक बीच में फॉस्फोरस। तो केवल कौन कौन से हाइड्रोजन छूटेंगे, एक ये हाइड्रोजन टूटता है और एक ये हाइड्रोजन टूटता है। ये वाला हाइड्रोजन कभी भी टूटने वाला नहीं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं ना, ये ऑक्सी एसिड्स है। तो केवल एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ये एसिडिक हाइड्रोजन मतलब जो हाइड्रोजन निकल सके एसिड के फॉर्म में। तो एक तो ये एसिड के फॉर्म में निकल पाएगा, और एक ये निकल सकता है। ये वाला कभी भी एसिड के फॉर्म में निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो H3PO3 को 3 देख के ये मत डिसाइड कर लेना कि सर ये ट्राई बेसिक होगा। ट्राई नहीं, ये कैसा होता है, डाई बेसिक। ये केवल 2 ही H+ दे सकता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये वाला हाइड्रोजन छूटने वाला नहीं है। लेकिन जब आप H3PO4 के स्ट्रक्चर में आओगे ना, अगर H3PO4 में भी लग रहा होगा कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, तो H3PO4 में देखो बेटा P डबल बॉन्ड हो तो होता है, होना ही होना है। एक इधर लगा दिया OH, ठीक है, एक इधर आ जाता है OH, और एक यहाँ भी आता है OH। तो अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, और एक फॉस्फोरस। तो ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, और ये भी टूटेगा। ये तीनों ऑक्सी हाइड्रोजन है ना, तीनों ऑक्सी हाइड्रोजन है, मतलब तीनों निकल सकते हैं। तो इसकी बेसिसिटी पूछा जाए या किस तरीके, कितने H+ देगा, तो ये 3 देता है, 1 2 3। लेकिन H3PO3 कितना देता है, केवल 2 ही दे सकता है। और एक H3PO2 भी होता है, पढ़ा है कि नहीं, H3PO2, उसको देखो यहाँ बना देता हूँ, H3PO2। तो H3PO2 तो एक ही दे पाता है, देखो ये इस कैटेगरी में डाल सकते थे। H3PO2 को हम लोग 1 H+ में डाल सकते हो, कैसे, क्योंकि H3PO2 का स्ट्रक्चर ही क्या होता है, P डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ भी H लगा होता है और यहाँ भी H। तो देखो 1 2 3 हाइड्रोजन हो गए, एक फॉस्फोरस और 2 ऑक्सीजन। तो केवल कौन सा हाइड्रोजन निकल सकता है, ये वाला। ये दोनों हाइड्रोजन कभी भी हाइड्रोजन एसिड की तरह काम नहीं करेंगे। तो इसका अगर पूछा जाता है H3PO2, तो H3PO2 को भी इसी कैटेगरी में लेंगे, किसमें, जो 1 H+ देता है, मतलब मोनोबेसिक की कैटेगरी में H3PO2 को भी। तो ये स्ट्रक्चर से होता है ना थोड़ा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या था, आरएनएस एसिड। आरएनएस एसिड का मतलब ऐसे जो H+ को देते हैं। अब इसी तरीके से आरएनएस बेस को भी डिफाइन कर लेते हैं, आरएनएस बेस। तो आरएनएस बेस भी आपने सुना होगा। आरएनएस बेस का मतलब क्या, आरएनएस एसिड मतलब तो समझ गए हम लोग, ऐसा जो H+ देता है। आरएनएस बेस का मतलब क्या, ऐसा सब्सटेंस जो क्या देता है, OH- वाटर में देता है। तो हम लोग ये लिखेंगे, एनी सब्सटेंस which gives OH- in water is known as RNase base,
ये भी लिख देता हूं मैं, ठीक ना, ये भी मतलब समझ जाना, आरएनएस बेस, एनी सब्सटेंस विच गिव OH माइनस। इसकी खास बात क्या थी, गिव्स H+ आयंस। आरएनएस एसिड कौन होते थे, ऐसे एसिड जो H+ आयंस को देते थे, और आरएनएस बेस क्या होते हैं, जो गिव्स OH माइनस आयंस, है ना, जो OH माइनस को देते हैं उनको आरएनएस बोलते हैं, जो H+ को देते हैं उनको आरएनएस एसिड बोलते हैं। अब इसमें भी कुछ एग्जांपल की बात करो तो इनमें देखो कैसे कैसे देते हैं, इनमें हम लोग बोलते हैं मोनो एसिडिक, है ना, मोनो एसिडिक। जैसे इसमें बोलते थे मोनो बेसिक, तो इसमें क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक। तो मोनो एसिडिक का मतलब क्या समझोगे, मोनो एसिडिक उनको बोलेंगे जिनमें केवल एक OH माइनस आयन दे रहा हो, जो कितने दे रहा हो, एक OH माइनस। और जैसे एग्जाम्पल की बात करो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो केवल एक OH देगा। इसी तरीके से KOH एक ही देगा, ठीक है। NH4OH ये भी कितना देगा, केवल एक ही देगा। और जनरल नोटेशन की बात करो तो कैसे लिखोगे इसको, तो बेस को दिखाने का जनरल नोटेशन बेटा BOH होता है। देखो एसिड के हमेशा H पहले आते थे, है ना, एसिड के H पहले आते हैं सब जगह पे देखोगे तो, और बेस वाले में देखो OH कहाँ आता है बाद में, तो इनका जनरल नोटेशन कैसा दिखाते हैं, BOH। BOH मतलब क्या, B स्टैंड्स फॉर बेस, और OH मतलब क्या बताना चाहता है कि केवल एक OH ये देने वाला है, ठीक है। तो उन तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। फिर मोनो एसिडिक के बाद क्या आएगा, डाई एसिडिक आएगा। मोनो एसिडिक के बाद कैसा, डाई एसिडिक। तो डाई एसिडिक किसको बोलोगे, जो कम से कम 2 OH माइनस देता हो। डाई एसिडिक मतलब जो 2 OH माइनस आयन देते हो। 2 OH आयन माइनस देने का मतलब क्या हो गया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने देने वाला है, 2 देने वाला है। जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी कितना देने वाला है, 2 देगा। इस तरीके के जो भी एग्जांपल्स आएंगे उनको ले लेंगे। और जनरल नोटेशन कैसे लिखोगे, BOH ट्वाइस। BOH ट्वाइस मतलब क्या, B स्टैंड्स फॉर बेस, और OH ट्वाइस मतलब 2 निकालने वाला है, ठीक है। तो ये इनका जनरल नोटेशन हो गया। और एक और बात कर लें तो ट्राई एसिडिक भी होते हैं, ट्राई एसिडिक। तो ट्राई एसिडिक का मतलब क्या समझोगे, ऐसा जो 3 OH माइनस देता हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई एसिडिक। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड देखो, ALOH थ्राइस। अब ALOH थ्राइस कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा, 3 देने वाला है ना, ALOH थ्राइस हो गया। Fe अगर +3 का चार्ज है तो FeOH थ्राइस भी हो जाएगा, 3 देने वाला है। और जनरल नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसे हम लोग, BOH थ्राइस लिख देंगे। जनरल नोटेशन में क्या लिखेंगे, BOH का थ्राइस। तो ये बेटा ट्राई एसिडिक के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने आरएनएस एसिड बेस थ्योरी बस देखी। आरएनएस के हिसाब से आरएनएस एसिड बेस थ्योरी यही कहती है, आरएनएस एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं वाटर के अंदर, है ना, H+ आयंस इन वाटर, ध्यान रखना, H+ आयंस किसमें, वाटर के अंदर। और आरएनएस बेस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो हमने आज केवल एक थियरी देखी, कौन सा, आरएनएस एसिड बेस थियरी। तो आई होप कि आप समझ गए, है ना। ध्यान रखना एसिड के लिए बेसिक वर्ड आते हैं, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। और बेस के लिए मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा जरा। बेसिसिटी भी बोला जाता है, बेसिसिटी बोला जाए तो इसकी बेसिसिटी 1, इसकी बेसिसिटी 2, इसकी बेसिसिटी 3। एसिडिटी भी बोला जाता है तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1, इसकी एसिडिटी कितनी, 2, इसकी एसिडिटी कितनी, 3। तो ध्यान रखना है ना। एक और वर्ड होता है बेसिसिटी, वर्ड भी यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा। बेसिसिटी का बात की जाए तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, इसकी बेसिसिटी कितनी है, 3, 1 2 3 बेसिसिटी। और इनके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एसिडिटी। बेस के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, एसिडिटी। तो इसकी एसिडिटी कितनी है, 1, इसकी एसिडिटी कितनी है, 2, इसकी एसिडिटी कितनी है, 3, ठीक है ना। तो बेसिसिटी एसिडिटी भी आए तो उससे भी समझ लेना। तो ये बेटा आरएनएस एसिड बेस थियरी, एक थियरी मैंने थियरी से रिलेटेड विथ एसिड बेस में अभी मैंने केवल एक थियरी आज आपको बताया है, बाकी 2 थियरी और हैं, ब्रोंस्टेड लोअरी थियरी और लुईस एसिड बेस थियरी। तो उनको हम लोग कल के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर में यही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।